Jai Hind everyone, and once again welcome you all in our online classes from Shri Ram Public School. And here we are with our subject of economics, where we were studying macroeconomics for class 12th. हमने यूनिट 2 शुरू की थी विच वाज मनी एंड बैंकिंग एंड वी वर डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक ऑफ मनी. बैंकिंग हम बाद में डिस्कस करेंगे. सो मनी के टॉपिक में हमने मनी की डेफिनेशन डिस्कस की थी. मनी के फंक्शंस भी पीछे क्लासेस में हमने डिस्कस कर लिए. देन सप्लाई ऑफ मनी. ओके, सप्लाई ऑफ मनी से क्या मतलब है वो मैंने आपको बताया था. इसके बाद में आपका मीज़र ऑफ मनी सप्लाई, ये हमारा कल का जो क्लास था यहीं पर इसी टॉपिक पर मैंने कंक्लूड किया था. मीज़र ऑफ मनी सप्लाई में क्या था, वी वर हैविंग टू अप्रोचेस. हाँ, और ये टू अप्रोचेस कौन सी थी? एक थी ट्रेडिशनल अप्रोच या जिसको आप बोलते हो नैरो अप्रोच, और दूसरा आप कह सकते हो मॉडर्न या ब्रॉडर अप्रोच. ओके, 1968 तक नैरो अप्रोच को यूज़ किया जा रहा था आरबीआई के थ्रू मनी मीज़रमेंट के लिए. बट अब जो है सप्लाई ऑफ मनी को मीज़र करने के लिए ब्रॉडर अप्रोच या कह लीजिए मॉडर्न अप्रोच को यूज़ किया जाता है. ठीक है, तो अब ये क्या है ये हम आपको बता देते हैं. नैरो अप्रोच वैसे आपकी नैरो अप्रोच में आपका आगे आएगा, मैं बता देती हूँ. ये आपको जो है दिया गया था, कल मैंने आपको बताया था 4 मीज़र्स ऑफ मनी सप्लाई मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से M1, M2, M3, M4 ये सब दिए गए थे. ठीक है, और इन सब का मतलब क्या किस तरह से मेज़रमेंट होता है, क्या कंपोनेंट्स इसमें इंक्लूडेड होते हैं, वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे अभी आज की क्लास में. पर मैं जानकारी के लिए बता दूं, M1 ही आपका जो है वो नैरो अप्रोच के तौर पर लिया जाता है. ओके, ये सबसे नैरो अप्रोच है क्योंकि इसमें सबसे कम कंपोनेंट्स शामिल होते हैं. ओके, लेकिन इसके अलावा इट रिप्रेजेंट्स द हाईएस्ट डिग्री ऑफ लिक्विडिटी. हाँ, यानी कैश की जो हाईएस्ट फॉर्म है वो यहाँ इस फ्लो में डिस्कस की जाती है, या इस जो मनी मेजरमेंट का ये जो फॉर्मेट है इसमें सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी रेशियो जो है वो होती है. ठीक है, बाकी जो तीन हैं M2, M3, M4, ये क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर में फ़्लो करते हैं लिक्विडिटी के लिए. डिसेंडिंग ऑर्डर में मीन्स सबसे ज़्यादा फिर आपको M4 में मिलेगी, देन M3 में मिलेगी, देन M2 में मिलेगी. ओके, डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको M2, M3, M4 इसके हिसाब से आपको क्या मिलेगा? बढ़ती हुई मिलेगी. मतलब M1 के बाद सबसे ज़्यादा आपको M2 में मिलेगी, देन M3 में मिलेगी, और फिर सबसे कम लिक्विडिटी जो है आपकी M4 में होगी. ओके, इसमें चारों मेजरमेंट्स में जो है वो आपका M1 और M3, M1 और M3 ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल माना जाता है. एक ये वाला और एक ये वाला, यही दो सबसे यूज़फुल माने जाते हैं मीज़र्स मनी सप्लाई के लिए. क्योंकि ये जो है पर्टिकुलर मीज़र ऑफ मनी सप्लाई डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स. कौन सी दो चीज़ें होती हैं? किसके लिए मनी का डिमांड की जा रही है, मतलब मनी का डिमांड बढ़ रही है तो किस चीज़ के लिए बढ़ रही है, एंड द सोर्स फ्रॉम विच दिस डिमांड कैन बी मेट, किन सोर्सेज से उसको पूरा किया जा सकता है. और इन दो फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए हम सप्लाई ऑफ मनी को स्टडी करने की कोशिश करते हैं. ओके, तो यहाँ पर आ जाता है आपका मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई. हाँ, मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई में एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, यहाँ पर जो 4 अल्टरनेटिव मेजर्स जो ये इंडिया के हैं मनी मेजरमेंट के, आपके सिलेबस में क्लास 12th में, हाँ, इसमें सिर्फ M1 ही आता है. ठीक है, M2, M3 और M4 ये जो है ये आपके सिलेबस में नहीं है. ये मैं आपको बता दे रही हूँ, सिर्फ ये वाला जो है यही आपके सिलेबस में है, बाकी
बाकी जो भी हैं ये आपके आउट ऑफ सिलेबस हैं, तो इनमें हम डिटेल्ड स्टडी नहीं करेंगे। वैसे मैं कंपोनेंट्स आपको सभी के बता दे रही हूँ एक बेसिक मैनर में, ताकि आपको पता रहे। हाँ, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। देखिए M1 में क्या क्या आता है। हाँ, M1 कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल होती हैं वो आप देख लो। फर्स्ट हो गया कंपोनेंट आपका करेंसी नोट्स एंड कॉइन विद द पब्लिक, और इसको हम डिनोट करेंगे C से। ओके, जो भी करेंसी नोट्स हैं, कॉइन्स हैं, पब्लिक यानी आपके प्राइवेट सेक्टर या फिर कह लीजिए कि इंडिविजुअल्स और हाउस होल्ड्स के पास में जो भी करेंसी नोट्स और कॉइन्स हैं, वो हो गए आपके। फिर इसमें सेकंड आ गया आपका डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ ऑल कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। डिमांड डिपॉजिट्स मीन्स जितना भी आपका जो भी डिपॉजिट्स हैं कमर्शियल और कोऑपरेटिव बैंक्स के। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात होती है, इसमें इंटर बैंक डिपॉजिट्स को हम एक्सक्लूड कर देते हैं, ध्यान रखिएगा। इंटर बैंक डिपॉजिट्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस। ओके, हाँ मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है एक्सक्लूडिंग इंटर बैंक डिपॉजिट्स, और इसको हम डिनोट करेंगे डी से। ओके, यहाँ पर देख लीजिएगा, इसको हम सी से डिनोट करेंगे, और डिमांड डिपॉजिट्स ये डी आपका आ जा रहा है, और इसलिए इसका सिंबल डी है। उसके बाद में अदर डिपॉजिट्स हेल्ड विद आरबीआई के थ्रू होल्ड किए हुए अदर डिपॉजिट्स जो भी हैं वो आपके ओडी स्टैंड्स फॉर अदर डिपॉजिट्स, तो ये अदर डिपॉजिट्स में आ गए आपके। ठीक है, तो इस तरह से M1 को आप जब डिनोट करोगे तो M1 इक्वल टू C प्लस डी प्लस ओडी, इन तीनों कंपोनेंट्स को आप ऐड कर लीजिए तो आपका क्या निकल कर आएगा, इट विल बी M1। हाँ, तो ये आपका फर्स्ट हो गया, जहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा करेंसी नोट्स और कॉइन्स जो भी पब्लिक के साथ हैं। अब इसमें यहाँ पर फर्स्ट वाले में देख लीजिए, इसमें बैंक कैश, जो भी कैश इन हैंड है बैंक्स में, ठीक है, चाहे वो कॉमर्शियल बैंक है चाहे कोऑपरेटिव बैंक है, उनके जो भी कैश इन हैंड है बैंक में उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ध्यान से सुन लीजिएगा। बाकी फिर आगे नीचे आ जाइए, डिमांड डिपॉजिट्स कॉमर्शियल और कोऑपरेटिव बैंक में जो भी हैं, यानी जो लोगों ने, कॉमन पीपल ने जो भी डिमांड डिपॉजिट्स वहाँ जमा किए हुए हैं उसको हम इंक्लूड करेंगे। बट जो बैंक ने, एक बैंक ने दूसरे बैंक के पास जो डिमांड डिपॉजिट्स रखे हुए हैं उनको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, उसको छोड़ देंगे। थर्ड वन आ गया अदर डिपॉजिट्स हेल्ड विद आरबीआई, तो जो भी अदर डिपॉजिट्स हैं हमारे उनको हम आरबीआई के पास में जो भी अदर डिपॉजिट्स हैं उनको हम इंक्लूड करेंगे, और इस तरह से M1 इक्वल टू C प्लस डी प्लस ओडी, ये हमारा मनी मेजरमेंट का यानी सप्लाई ऑफ मनी मेजरमेंट का फर्स्ट फंडा हो गया। नाउ प्रोसीड फर्दर, सेकेंड वाले में आ जाइए M2 में क्या है, जब आपने M1 कैलकुलेट कर लिया, हाँ, तो M1 कैलकुलेट करने के साथ में M1 में आप ऐड कर दोगे, क्या ऐड कर दोगे, सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। पोस्ट ऑफिस में भी डिफरेंट स्कीम्स में लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो वो जो भी लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं पोस्ट ऑफिस स्कीम्स में, सेविंग स्कीम्स में, वो भी मनी यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, थोड़ा ब्रॉडर एस्पेक्ट हो गया, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ब्रॉडर अप्रोच कहा जाता है। ठीक है, ये आपका M2 हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड पर चलिए, नेक्स्ट आप देख लीजिए M3 में M1, ओके, M1 के साथ में फिर क्या रहेगा, टाइम डिपॉजिट्स ऑफ बैंक,
टाइम डिपॉजिट्स में फिक्स डिपॉजिट, जिसको हम अदर नेम दे सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट्स ऑफ ऑल कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंक्स, ये आ गया आपका। अब इसमें एक्सक्लूडिंग इंटर बैंक टाइम डिपॉजिट्स, जो भी बैंक ने एक बैंक ने दूसरे बैंक के पास में रखा हुआ है डिपॉजिट, उसको हम काउंट नहीं करेंगे यहाँ पर। लेकिन कॉमन पीपल के थ्रू या इंडिविजुअल्स या हाउस होल्ड्स के थ्रू जो भी जो टाइम डिपॉजिट्स किए हुए हैं डिफरेंट बैंक्स में, उनको हम यहाँ पर इंक्लूड कर लेंगे। तो ये आपका M3 अप्रोच हो गया। नेक्स्ट M4। M4 में क्या है, M3 को लोगे आप। और M3 के बाद में फिर टोटल डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग्स। हाँ, इसमें क्या है, M3 के साथ में इसको आप ऐड कर ले रहे हो टोटल डिपॉजिट्स, पोस्ट ऑफिस सेविंग जो भी है। देखो M3 में तो आपका ऑलरेडी बैंक्स वगैरह का जो भी टाइम डिपॉजिट्स अभी हमने पीछे डिस्कस किया वो इंक्लूडेड ही है। इसके अलावा M2 वाला जो कंपोनेंट था, जो पोस्ट ऑफिस सेविंग्स वाला जो आपका मनी था, उसको भी यहाँ M4 में हमने ऐड कर लिया। तो ये सबसे ब्रॉडर एस्पेक्ट हो गया। और यहाँ पर क्या है, इसमें सिर्फ हम छोड़ेंगे कौन सा, NSCs को, यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स को छोड़ेंगे, बाकी सब हम इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपके 4 अप्रोचेस ऑफ मेजरमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ मनी है। इसके अलावा इसी चीज़ को आप डायग्रामेटिकली भी देख सकते हो किस तरह से होगा ये। यहाँ पर देखिए M1, ये वाला जो है वो आपका M1 है। हाँ, तो M1 के हिसाब से क्या है, देखो जितना भी है वो सब आपका नियर अबाउट कैश में है, इसीलिए यहाँ पर लिक्विडिटी जो है वो सबसे हाई है, हाईएस्ट है। क्यों? क्योंकि करेंसी नोट्स और कॉइन्स जो भी हैं, डिमांड डिपॉजिट्स बैंक्स में जो भी रखे हुए हैं इंडिविजुअल्स ने या आप कह लीजिए पब्लिक ने, ठीक है, और उसके बाद अदर डिपॉजिट्स जो भी RBI के पास हैं, तो ये सब आपके इन फॉर्म ऑफ कैश, आप बहुत आसानी से इसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका हाईएस्ट लिक्विडिटी वाला फॉर्म M1। लेकिन इसको आप नैरो भी बोलते हो, नैरो अप्रोच भी बोलते हो। क्यों बोलते हो? क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ इतना ही ले रहे हैं, बाकी फॉर्म्स जो भी मनी के जो भी डिपॉजिट्स हैं, अदर डिपॉजिट्स इन इकोनॉमी, उसको आप एक्सक्लूड कर दे रहे हो। जबकि M2 पर जब आप पहुँच रहे हो, ये आपका M2 है, ठीक है, और M2 पर जब आप पहुँच रहे हो तो ये M1 वाला जो भी कंपोनेंट्स थे उनमें आपने एक और फैक्टर बढ़ा दिया। वो क्या बढ़ा दिया? सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस, तो ये बढ़ गया आपका। ठीक है, इसके बाद M3 पर चले जाइए, ये ब्रॉडर अप्रोच आपकी आ गई। तो ये क्या है, यहाँ ये तीनों ही आपके ब्रॉडर अप्रोच में आएंगे, ब्रॉड अप्रोच जो कि या मॉडर्न अप्रोच में आते हैं। और M3 में क्या है, टाइम डिपॉजिट्स ऑफ बैंक, यहाँ इसकी जगह पर किसको ले लिया गया? टाइम डिपॉजिट्स को ले लिया गया। हाँ, तो ये आ गया आपका। बाकी M1 जो है वो सेम है। नेक्स्ट जो सबसे ब्रॉडर एस्पेक्ट है आपका वो है M4। ये M4, इसमें क्या है, इसमें आपने M3 का जितना भी था जो भी कंपोनेंट्स थे, यानी टाइम डिपॉजिट्स ऑफ बैंक, ये भी लिया, ठीक, और M1 भी लिया। टोटल आपका ये हो गया। और इसमें एक चीज़ और ऐड कर दी, कौन सी? ये वाली, ये वाला फैक्टर भी यहाँ ऐड कर दी। यानी टोटल जो भी इकोनॉमी का था आपका, डिफरेंट फॉर्म्स में मनी का जो भी डिपॉजिट्स हैं या कैश है, उस सबको हमने यहाँ पर क्या कर लिया? ऐड ऑन कर लिया। एंड दैट्स हाउ वी मेड इट M4, यानी ब्रॉडेस्ट एस्पेक्ट ऑफ मनी अप्रोच। ये सबसे ब्रॉडर फॉर्म है, ये हो गया। एनी हाउ सिलेबस में आपके सिर्फ ये M1 ही है, इसी को कैलकुलेट करना आपके आएगा, और ज़्यादा क्वेश्चंस इस पर आते भी नहीं हैं। वी विल वर्क ऑन दैट। यहाँ कुछ फैक्टर्स ध्यान देने वाले हैं। C में क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? C में सिर्फ पब्लिक के थ्रू हेल्ड किए हुए या पब्लिक के थ्रू रखे हुए मतलब एक्वायर किए हुए जो भी करेंसी और कॉइन्स हैं उनको। D में आपका
डिमांड डिपॉजिट्स जो भी कमर्शियल बैंक के या कोऑपरेटिव बैंक्स के हैं उनको आप इंक्लूड करोगे। ओडी में अदर डिपॉजिट्स में आपका नाबार्ड आ गया, ठीक है, नाबार्ड आप जानते होंगे, या अदर जो भी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके जो भी डिपॉजिट्स हैं उनको आप ले सकते हो, ठीक है। उसके अलावा जो आपके फॉरेन बैंक्स हैं या फॉरेन सेंट्रल बैंक्स ने जो भी पैसा रखा हुआ है उसको आप ले सकते हो। डिमांड डिपॉजिट्स में फिर इंटरनेशनल जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि आईएमएफ हो गया उस, या फिर वर्ल्ड बैंक हो गया, इन लोगों के जो भी डिमांड डिपॉजिट्स हैं उनको आप ले सकते हो। इसको हम एक और फ्लो डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। Here it is. Yes, supply of money. Here we can see it. सप्लाई ऑफ मनी में देखो M1 अप्रोच है आपकी ये, और M1 में फर्स्ट ये है आपका करेंसी विद पब्लिक जिसको आप C से डिनोट कर रहे हो। फिर डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक्स, डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक में आप इसको डी से डिनोट करते हो, ठीक है। एंड देन अदर डिपॉजिट्स OD, अदर डिपॉजिट्स विद रिजर्व बैंक, इसको आप OD से डिनोट करते हो। OD में क्या क्या इन कंपोनेंट्स होंगे वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी एडेड हैं, डिटेल में दी हुई हैं। डिमांड डिपॉजिट ऑफ RBI फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ रिजर्व बैंक जो भी फॉरेन बैंक्स के थ्रू दिया हुआ है, या फिर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके थ्रू जो भी दिया हुआ है, इन सब को इंक्लूड करके आपका अदर डिपॉजिट्स बन जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी मनी मेजरमेंट की M1 अप्रोच, और ये आपका सिर्फ यही चीज़ आपकी सिलेबस में है। आगे किस तरह से होगा, कौन वो करता है, मनी इशू करता है, ये सारी चीज़ें हम अपनी कल की क्लास में स्टडी करेंगे। ओके, देयर आर फ्यू टॉपिक्स लेफ्ट इन दिस टॉपिक दैट इज़ मनी, तो वी विल डिस्कस इट इन टुमारोज क्लास, एंड आफ्टर दैट उसके बाद में कुछ ज़्यादा नहीं है, फिर बैंकिंग के टॉपिक पर हमें आ जाना है, ठीक है। एंड विथ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मनी जो है बहुत आसान कॉन्सेप्ट है मेरे हिसाब से, तो बहुत आराम से आपको आ जाना चाहिए। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है, इफ़ यू आर फेसिंग एनी डिफ़िकल्टी और एनी कन्फ्यूजन, यू कैन डिस्कस इट इन अवर इवनिंग सेशन। और क्लास का टाइम आई होप आप लोग को सबको याद होगा, इट इज़ बिटवीन 7 to 7:30 PM. You can ask your doubts in the group, और मैं उसकी रिप्लाई वहीं देने की कोशिश करूँगी। अदरवाइज़ अगर ज़्यादा लंबा टॉपिक होगा तो मैं उसको कल के वीडियो में इंक्लूड कर लूँगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।